सीज फायर से पहले यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने वाला है, क्योंकि पुतिन ने एक तरफ शांति की बात की, लेकिन उसका वक्त आने से पहले ही उसने यूक्रेन को जला डाला। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन के ओडिशा शहर में हाहाकार मच गया। 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। ये हमला क्यों हुआ? क्यों रूस बार बार ओडिशा को निशाना बना रहा है? आज हम समझेंगे इस युद्ध का अहम मोर्चा ओडिशा। आधी रात को ओडिशा शहर धमाकों से थर्रा गया। रूस की ड्रोन आर्मी ने ओडिशा शहर में भयंकर बमबारी शुरू कर दी। पूरा शहर आग के गोले में बदल गया। चीख पुकार मचने लगी, सायरन बजने लगे, लेकिन तबाही खत्म नहीं हुई। रूसी ड्रोन ने शहर पर मौत की बरसात कर दी। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि उन्होंने 13 में से 9 ड्रोन तो मार गिराए, लेकिन वे बचे हुए ड्रोन जो थे उन्होंने शहर और बंदरगाह को नुकसान पहुंचाया। वहीं यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने 5 क्षेत्रों में 170 विस्फोटक ड्रोन भेजे। इसमें से 74 को रोक दिया गया और 68 इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम हो गए थे। 11,000 मिसाइल और बैलिस्टिक धमकियों के साथ साथ अब इस तरह के बड़े ड्रोन हमले लगभग रोज हो रहे हैं। हमारे साझेदारों को यह समझना चाहिए कि ये रूसी हमले सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं, बल्कि इस युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और कूटनीतिक प्रयासों को भी निशाना बना रहे हैं। रूस उन सभी लोगों के खिलाफ हमला कर रहा है जो युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। हर रात सैकड़ों शाहिद को नजरअंदाज करना असंभव है। हम एक रिएक्शन की उम्मीद करते हैं, एक गंभीर प्रतिक्रिया की, खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और दुनिया के उन सभी लोगों से जो कूटनीति पर भरोसा करते हैं। रूस को शांति के लिए मजबूर किया जाना चाहिए और ये केवल दबाव बनाने से ही काम होगा। ओडेसा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि नौसैनिक युद्ध का अखाड़ा भी है। अगर रूस ओडेसा पर कब्जा कर ले तो पूरे काला सागर पर उसका कंट्रोल हो सकता है। यहाँ से रूसी नौसेना यूक्रेन को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती है। यही वजह है कि यूक्रेन ने भी रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। रूस की नजर ओडेसा पर है, लेकिन यूक्रेन ने इसे बचाने की कड़ी मोर्चाबंदी की है। अभी तक रूसी सेना ओडेसा तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वो लगातार हवाई हमले कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस ओडेसा पर सीधा हमला करने के बजाय उसे तबाह करना चाहता है, ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और मनोबल टूट जाए। ओडेसा सिर्फ यूक्रेन का मसला नहीं है। अगर यहाँ अनाज का निर्यात रुका तो अफ्रीका और मध्य पूर्व में खाद्य संकट हो जाएगा और ये युद्ध अब पूरी दुनिया की जंग बन चुका है। सवाल यही है, क्या ओडेसा रूस के हमले झेल पाएगा? इन हमलों के बीच ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 से 10 मई तक के लिए 72 घंटे की एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। ये युद्ध विराम द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस के मौके पर घोषित किया गया है, जब 1945 में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत हुई थी। मैं इस अवधि के लिए सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने का आदेश देता हूं। हम मानते हैं कि यूक्रेनी पक्ष हमें फॉलो करेगा। हालांकि हमारे सैनिकों को दुश्मन की तरफ से संभावित युद्ध विराम उल्लंघन और उकसावे या किसी भी आक्रामक कार्रवाई को पीछे हटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जानते हैं कि कीव शासन ने, जैसे ही आपने मुझे बताया, 100 से अधिक बार ऊर्जा हमलों पर प्रतिबंध के संबंध में समझौतों का उल्लंघन किया है। यही कारण है कि मैं आपसे चौकस और सतर्क रहने के लिए कहता हूं, ताकि तत्काल प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार रहें। पुतिन के इस प्रस्ताव को यूक्रेन ने खारिज कर दिया, साथ ही इसे अमेरिका और बाकी दुनिया को धोखा देने की कोशिश बताया। अब एक बार फिर हेरफेर का एक और प्रयास किया जा रहा है। किसी कारण से सभी को 8 मई तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही युद्ध विराम करना चाहिए, ताकि पुतिन परेड के दौरान शांति बनाए रख सके। हम परेड की नहीं, बल्कि मानव जीवन को महत्व देते हैं। इसलिए हम मानते हैं और दुनिया भी मानती है कि 8 मई तक क्यों इंतजार करें। गोलीबारी को सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं रोकना चाहिए, उसके बाद हत्याएं फिर शुरू हो जाएं। कम से कम 30 दिनों के लिए तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त विराम के लिए ये गारंटी मिलनी चाहिए। अब इस ऐलान से पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच भारी बमबारी हुई। दोनों देश की सेनाओं ने एक दूसरे को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से निशाना बनाया।